नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज फिर आपके सामने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर के आए हैं और ये रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका सीधा संबंध, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा संबंध दिशा सालियान के केस से है। कैसे है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं आज बृहस्पतिवार को, जबकि इस सप्ताह हम लोगों को उम्मीद थी कि हो सकता है 15-16 की जो तारीख है वो पहले आ जाए, लेकिन अभी आई नहीं है। तो नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो हम केस के बारे में बहुत जल्दी ब्रीफ कर दें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना का एक फैसला आया है। उस फैसले का असर न सिर्फ सरकार पर बल्कि पूरे देश में एक प्रकार से सरकारों पर बहुत बड़ा एक कुठाराघात है और सरकार अगर नहीं चेती तो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं, और वो दिशा सालियान के केस से कैसे संबंधित है। नीलेश जी, अब क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और उसका क्या दिशा के केस से संबंध है? देखिए, ये फैसला जो है ना, ये फैसला है कि सरकार ने एक व्यक्ति के हक में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। आर्मी का पर्सन है, एम्प्लॉय, उसको ड्यूटी से जो डिसमिस कर दिया था, उसको चैलेंज हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 14 दिन एब्सेंट रहा, उसको ऐसी प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट नहीं है, ऐसे काम करने के लिए उसको वापस लो, उसको कॉम्पेंसेशन दो, जो भी दो। और एक हाई कोर्ट ने उसके फेवर में का ऑर्डर कर दिया। उस ऑर्डर को लेके सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, एक्चुअली ये विषय कई लोगों को मालूम नहीं है, इसमें नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी ऑलरेडी बनाई है सरकार की तरफ से, और उसमें क्लियर है कि जहां लॉ क्लियर है वहां पर आप फालतू का विरोध मत कीजिए। आप इस कोर्ट की, देश की लॉ की पेंडेंसी मत बढ़ाइए। डिजर्विंग केसेस में न्याय करने के लिए कोर्ट के पास जगह रखिए, समय रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा लिटिजेंट जो है वो सरकार है। ऐसा स्ट्रिक्चर पास करके कोर्ट ने उनका डिसमिस किया। शायद 25,000 कुछ कॉस्ट लगा है ये केस में, लेकिन मैं आपको दूसरे जजमेंट देता हूं जिसमें 5-5 लाख तक कॉस्ट लगाया है भारत सरकार पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। तो ऐसे भी जजमेंट्स है, मैं लिंक डाल दूंगा आपको। तो इसका जो है ना, ये ऑलरेडी, जैसा हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत जी ने कहा था, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कहा था, ऐसा ही ऑलरेडी नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी एग्जिस्टेंस में है। तो आपके पास जो मैंने बुक भेजा था ना, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी वाला, है क्या अवेलेबल आपके पास? अभी तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं ये केस लॉ की लिंक दे दूंगा। अब इसका मैं कोर प्रिंसिपल कॉमन मैन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। पहले ना आपको क्या होता है कि अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। एक एक चीज का इलाज करने से रिजल्ट नहीं आ रहे ना, तो पहले होल बॉडी सीटी स्कैन करा लेते हैं। तो फिर होल बॉडी सीटी स्कैन करा लेने के बाद मालूम पड़ता है प्रॉब्लम क्या है। फिर उसका डायग्नोसिस होने के बाद में, प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो उसका इलाज करना आसान जाता है। अभी सारे लोग समझ ले एक बार अच्छी तरह से। ये हमारा कंट्री जो है लोकतांत्रिक देश है। क्या कहते हैं इसको? डेमोक्रेटिक कंट्री जो कहते हैं ना, संविधान पे चलने वाला लोकतांत्रिक देश। उस संविधान के पहले पेज पे क्या लिखा है प्रियम्बल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम, ये संविधान हम हमारे मतलब देश को है ना, हमको ही समर्पित कर रहे हैं। इस तरह का प्रियम्बल है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं डिटेल में मतलब कॉमा फुल स्टॉप ऐसा एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब डेमोक्रेसी में मेन मालिक कौन है? डेमोक्रेसी का राजा जो है वो जनता है, कॉमन मैन है। हर आदमी इक्वल मालिक है इसमें, कोई छोटा बड़ा नहीं है।
अगर अंबानी है तो उसको भी एक ही वोट का अधिकार है, सिंगल पर्सन को। और एक बहुत गरीब है जिसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होगा, उसको भी एक वोट का अधिकार है। तो ये, और आर्टिकल 14 भी क्लियर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये आ गया स्ट्रक्चर। अब सवाल उठता है कि अगर हम मालिक है तो फिर ये कौन है जो हमारे भाग्य का डिसीजन लेते हैं, जिनके आगे लोग माय लॉर्ड लोग करके खड़े हो जाते हैं? तो ये है कौन? तो ये क्या है, एक रचना बनाई गई है कि एक सपोज एक कंपनी के हम मालिक है, तो कंपनी के हर जगह जाके तो हम काम नहीं कर सकते, तो हमको किसी को ड्राइवर रखना पड़ेगा। हमको गाड़ी चलानी नहीं आती तो ड्राइवर रहेगा, हमको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा बंगले के आगे। तो ये जो सारे अलग अलग एम्प्लॉय जो रखता है मालिक अपना घर की सुरक्षा के लिए, अपना कंपनी चलाने के लिए, कंपनी की सुरक्षा के लिए, वैसा ही ये देश को, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए अलग अलग एम्प्लॉय की व्यवस्था की गई है। वो प्रधानमंत्री यानी प्रधान सेवक, और मंत्री है तो राजा जनता है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब करना पड़ा उनको, पब्लिक का माहौल भी ऐसा था, जनता भी अवेयर हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ा। वैसा आईपीसी 21 में लिखा ही है, और वो सुभाष अग्रवाल के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फिर से एक बार क्लियर किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है तब भी वो लोक सेवक है, जनता का सेवक है, मालिक जनता ही है। सिमिलर बात री मुलगांवकर के केस में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कही, जस्टिस कृष्ण अय्यर साहब ने। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, तो चीफ जस्टिस के खिलाफ में इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपा था उनके अगेंस्ट में, तो उसमें फिर कंटेम्प्ट का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसका हियरिंग हुआ। तो उस समय बहुत सही वर्ड बोला था, मतलब वो हिस्टोरिक वर्ड है जस्टिस कृष्ण अय्यर के। उन्होंने कहा कि जीसस मतलब क्रिस्ट एंड गांधी शुड नॉट बी लॉस्ट, मतलब जजेस अपना विवेक संयम खोना दे when they are under trial before the people's court, citizens court, those who can give final verdict on each institution in the country। तो ये देश की मालिक जनता है, जब वो किसी का स्क्रूटिनी करती है तो उस समय ये सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लेके उनको दबाने का ट्राई ना करे। ऐसे क्लियर वर्ड में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जस्टिस कृष्ण अय्यर के थ्रू ये जजमेंट दिया। अब आपको और एक जोक बताता हूं। सुभाष अग्रवाल की केस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा। तो उसमें और खुद उनका यह है, कोड ऑफ कंडक्ट है उनका, जजेस इथिक्स कोड है, बैंगलोर प्रिंसिपल है, तो उनको मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? तुम्हारे हाथ में सारे देश का फाइनल अथॉरिटी सौंप दिया है, आप राष्ट्रपति के आदेश को भी टर्न कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को टर्न कर सकते हो, आपको फाइनल अथॉरिटी है, किसकी डेथ पेनल्टी का ये कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फाइनल अथॉरिटी देने के बाद में आपकी जिम्मेदारी ट्रांसपेरेंसी उतनी हाई होनी चाहिए। मोर द पावर मोर द रिस्ट्रेंट बोलते तो ठीक है, मोर द ट्रांसपेरेंसी, तो वो उस हिसाब से रहना चाहिए। अब हुआ क्या, बहुत बड़ा जोक है केस में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, अभी पूरा देना पड़ेगा ना आपका, आपके फैमिली मेंबर का। अब सपोज जस्टिस चंद्रचूड़ है, अगर उन्होंने उनके बेटे के साथ मिलकर करप्शन किया, जो हमने कल किस्सा बताया, तो वो क्या करेंगे, वो खुद का दे रहे, बेटे का दे ही नहीं रहे, फिर यहाँ के इंडिया के वाले बेटे का देंगे तो लंदन वाले बेटे का नहीं देंगे। तो ऐसा सब चल रहा था उनका, मतलब कुछ जजेस का। उसके ऊपर में आरटीआई लगवाया सुभाष अग्रवाल ने। सुप्रीम कोर्ट का जो आरटीआई ऑफिसर थे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने वो अर्जी रिजेक्ट कर दिया। अभी गौर करो, सारे देश को ट्रांसपेरेंसी का ऑर्डर देता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ही इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहता है कि मैं
वो इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो वो आदमी पहुंच गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब ने, सुप्रीम कोर्ट के आरटीआई जो सेंटर है उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि अब जज के पास तो जाने से मना कर दिया, उनको रोक दिया। हाँ हाँ, अब वो गए इंफॉर्मेशन तो कमिश्नर के पास। इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बोल्ड डिसीजन दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। आप मेन जोक यहां से शुरू होता है। वो ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कौन बना? सुप्रीम कोर्ट बना, मतलब कोई ना कोई जज हाँ, बने होंगे ना। नहीं, एक अथॉराइज पर्सन रहता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष अग्रवाल, इस टाइप का हो गया। तो दिल्ली तो हाई वो कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ। फाइल हुआ। अब दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होगा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया फली नरीमन साहब को, आप हमारे काउंसिल बोल के आइए। फली नरीमन साहब ने 3 पेज का लेटर लिखा, मैं नहीं आ सकता आपके तरफ से। अच्छा। हाँ, फिर कैसा तैसा मैटर चला दिल्ली हाई कोर्ट में। नहीं, इसका तो मतलब ये हुआ, दिल्ली हाई अगर वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बजाप्ता इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस को चैलेंज किया, इसका मतलब ये कॉन्सेंस कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि हम चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेंस कह रहा है कि हम अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करेंगे। मोटी बात तो यही हो गई। या फिर नहीं, आपको एक्चुअल अधिकार नहीं है ये कहने का, आदेश देने का कि आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर करिए। वो क्या आर्गुमेंट करना चाहते थे? हाँ, नहीं, वो यही करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और वो उनके कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो भी उनका आर्गुमेंट था। और दूसरी चीज मतलब हर कानून से इंपॉर्टेंट, ऊपर है सुप्रीम कोर्ट के जज। ऐसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर में भी रिस्ट्रिक्चर आते हैं ना, वो भी मैं बताता हूँ। हाँ, तो सुप्रीम फॉलिन नरीमन ने डिनाई किया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ, ये जो है ना, कुछ कुछ जजेस क्या बोलते हैं, ऐसे जो मनमाने काम करते हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल में बहुत सुंदर वर्ड लिखा है, जजेस कैन नॉट थिंक दैट व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ द लॉ। जो मेरे राजा के मन को लगा वही कानून, ये नहीं चलने वाला। यू आर बाउंड बाय द लॉ, यू आर बाउंड बाय द स्टैट्यूट। देयर इज नो टर्म कॉल्ड एज अनलिमिटेड डिस्क्रिशन टू एनीवन इन दिस कंट्री। एवरीवन इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन इज बाउंड बाय द लॉ। इसके ऊपर 25 जजमेंट्स है। तो ये हो गया। आप वो पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में आप बल्कि बता दो, मैं इसके लिए जिम्मेदार उस समय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन थे उस हाँ, समय के चीफ जस्टिस? आप जो भी ढूंढ लेना, मैं बता, ठीक है, ये जो किस भी है, साल का लेकिन है? वो जिम्मेदार। देता हूं रुके, वेट कीजिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जज थे, उनको मानना पड़ेगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जजमेंट दिया। बोला नहीं, तुम्हारा गलत है, तुम पब्लिक सर्वेंट हो। क्या बात है। आपको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। फिर उस उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम, मतलब पूरा बनाना रिपब्लिक जैसा इन लोगों ने बना दिया, जिसको मर्जी आ रहा है वो अपने तरीके से कानून को डिफाइन कर रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष अग्रवाल। अच्छा। और वो 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा। तो फिर इस समय जजमेंट दिया कि बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी है, हमने ओथ लिया है, ये है वो है जो भी है, और पब्लिक सर्वेंट ही है, ये वो सब बोल बाल के पूरा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी ये करके फिर वो जजमेंट दिया गया। तो देखो क्या मतलब है, ये हुआ सर कि अगर पहली बार डरा दिया जाता, डरा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया, रजिस्ट्री ने ही, आरटीआई ऑफिस ने ही कह दिया कि नहीं नहीं ये जज के खिलाफ ये सब बंद करो, भगा दिया, ठीक है,
जैसा कि अभी एक दिन पहले आपको एक जज महोदया ने आपको कहा है कि आप जज के खिलाफ बोलना छोड़ करके बाकी सब हम सुनेंगे, तो वो फंस गई हैं। हाँ मुझे मालूम है कि हाँ, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अब उनके खिलाफ तो चलेगा मामला। लेकिन मैं यस ये कह रहा यस, था, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, पब्लिक सर्वेंट है, हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ गलती स्वीकार कर ली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी। हाँ, यस, चलिए, ये तो बड़ा हो दिन हुआ। गया। अब थोड़ा-सा ये अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो सीआरपीएफ के ऊपर है हाँ फैसला, उसका थोड़ा बताइए कि हाँ कितना मिसयूज हुआ है और कैसे सरकार और हाँ मशीनरी अपने इसका मिसयूज करती है? हाँ, वही तो मैं अभी आ रहा हूँ, अभी 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ मैं। हुँ, अभी इससे क्या क्या पिक्चर क्लियर हो गया। इस देश में मालिक जनता है हुँ, और कोई भी हो, हर व्यक्ति हुँ, ये लोक सेवक है, जनता का नौकर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो, कोई भी हो। कोई भी हो। अब अगर आपको कुछ काम करना है, सरकार है, ये काम कैसा करती है ये, किसी की सैलरी देना है, बॉडीगार्ड रखना है, तुमको हुँ, नौकर रखना है, टीए डीए पेंशन सब चीज कहां से आता है? हुँ, जनता के टैक्स पेयर के पैसे से आता है। ऐसे से। मतलब जरूरी नहीं इनकम टैक्स भरना चाहिए आदमी ने। जो पेट्रोल खरीद रहा है तो उसमें 10 रुपए का पेट्रोल 100 में आ रहा है तो 90 रुपए टैक्स है। तो इस तरह से वो टैक्स के भरोसे देश चल रहा है। हो गया। हुँ, अब ये टैक्स पेयर का मनी जो है वो किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मैं कॉमन मैन की एकदम रफ लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ। वो अधिकारी कोई भी रहो, कोई मिनिस्टर कोई भी रहो, उसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो जनता की, नहीं, जनता का पैसा है। राइट, राइट। अब इन्होंने बना लिया है दुकानदारी। हुँ, बॉम्बे हाईकोर्ट में जब सीजे गवई साहब जब बॉम्बे हाईकोर्ट में जज थे, तो गवई साहब ने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा करप्शन निकाला था। बोला तुम्हारा बीएमसी का डेट लेने के लिए भी सीनियर काउंसिल आता है। मतलब एक सीनियर काउंसिल का तुम आप लाख रुपए 5 लाख रुपए दोगे, अच्छा डेट लेने के लिए वो नहीं भी रहा तब भी उसका नाम डाल देते, पैसा निकाल लेते। तो उन्होंने कहा तुम्हारा क्या पॉलिसी, चलो नेक्स्ट डेट पे फाइल करो तुम। तो 100-100 करोड़ रुपया साल का वकीलों को जाता है बीएमसी का। ये बहुत बड़ा हुँ, करप्शन है। हाँ, बहुत बड़ा तो करप्शन है, ऐसा लूट पूरे, चल रहा है देश में। हाँ हाँ, तो अभी क्या है मालूम है क्या, ये हर डिपार्टमेंट के हर अधिकारी हर लूप होल का फायदा उठा के अपना घर भरने में लगे हैं। हुँ, ये देश का मतलब समाज का लॉ एंड ऑर्डर का सोचने वाला परसेंटेज कम है, लेकिन इतना है कि उन लोगों की वजह से ये सब चल रहा है। नहीं तो ये जो खेल है ना, जो हुँ, केस में दम नहीं है उसको भी विरोध करने का। आप आ जाइए दिशा हुँ, सालियन के केस पे। हुँ, अब दिशा के केस में क्या केस है, लड़की के पिता आए हैं, राइटिंग में कंप्लेंट दिया, उनके विटनेस में तुम्हारे मिनिस्टर से लेके और कई चीजें हैं, मतलब हमारे एडिशनल एविडेंस है ये है, लेकिन आपके मिनिस्टर भी है सरकार के। ठीक है, पहले तो विपक्ष में होंगे लेकिन आज तो सरकार में मिनिस्टर भी है, और उस समय केंद्र में सरकार में मिनिस्टर थे, वो भी लोगों के स्टेटमेंट है। और वो तो बाजू में रखो, मोबाइल टावर लोकेशन से सब सब चीजें। पिता ने कंप्लेंट किया मेरे लड़की का सामूहिक अत्याचार और मर्डर का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया तुमको एफआईआर करना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले नाटक चलाया, वो तुम्हारा एसआईटी पहले डिक्लेयर हो गई, वो हवा में रही, बाद में 2 साल के बाद प्रकट हुई नाम एसआईटी के, फिर कमिश्नर का इंक्वायरी कर रहा है पुलिस कांस्टेबल। तो ऐसे सब नाटक चले उनके। अब चलते चलते दिशा के पिता का पिटीशन आया कोर्ट में हियरिंग को। पहले दिन, हियरिंग के पहले दिन
जस्टिस सारंग कोतवाल साहब ने पॉइंटेड सिंपल क्वेश्चन पूछा, बिना एफआईआर के आप मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर कैसा रहे हो? मर्डर और गैंगरेप का केस है, तो बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हो? फिर उसमें घुमाया घुमाया, बाद में गडकरी साहब के बेंच के पास आया। सबसे ज्यादा डेट्स तो गडकरी साहब ने दिए। वो चलते 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 फिर वो उनका वही चालू, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डिले करते जा रहे। हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, खास करके महाराष्ट्र पुलिस का, बंबई पुलिस का। वो लेने के बाद में भी इनका सब चालू डिले। अब उसके बाद में लास्ट में हमारे माननीय चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी के कोर्ट में मैटर आया, तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा, क्या है ये तुम्हारे नाटक? मतलब सिंपल वर्ड में, 174 क्या है? 174 तुम जाके स्पॉट पे जो देखना है वो नोटिंग करो, इतना ही 174। जब तुमको मर्डर का कम लेना, ये चीजें पेन ड्राइव आप कैसे ऐड कर सकते 174 में? तो फिर चुप हो गए। फिर सरकारी वकील ने खानापूर्ति के लिए लेटर लिखा। अब सरकारी वकील को क्या समझ में आया और उस पुलिस वालों को क्या समझ में आया, भगवान जाने। उसके बाद में वो अपने विटनेस को लेटर दे रहे हैं, अपने एसीपी निपुंज साहब को लेटर गया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो विटनेस है उनको लेटर दे रहे, 174 सीआरपीसी का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे, एक्सीडेंटल डेथ का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे। तो अभी फिर हमने दो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सर। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि सरकार खुद बड़ी लिटिगेंट बनी हुई है और अदालतों के पास जो मुकदमे पाइल अप हो रहे हैं, उनके फाइल पर फाइल बनते जा रहे हैं, ये सरकार की गड़बड़ियों की वजह से हो रही है। अच्छी बात है। अब इसमें आज मैं कोर्ट को भी लपेट रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं दर्शकों को बहुत संक्षेप में बता देता हूं, एक सीआरपीएफ के जवान को सस्पेंड किया गया, इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो 11 दिन से अपनी नौकरी पर नहीं थे, सेवा में नहीं थे। अब ये मामला आया अदालत में, सस्पेंशन हो गया था, सरकार ने सस्पेंड कर दिया, अदालत में आया, अदालत ने तहकीकात की, जांच की, पता चला कि वो व्यक्ति एक तो मेडिकल लीव पर था और जब वो मेडिकल लीव पर था उसी दौरान उसके घर में एक घटना घट गई। उनके भाई की जो शादी हुई है उसके बीच में तकरार हो गया है, मतलब लड़की को लेकर के और भाई को लेकर के। खैर वो फिर तकरार थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फैमिली में कुछ बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से वो रिप्लाई नहीं कर सके, मेडिकल लीव पर रहे और वो 11 दिन तक अब नौकरी ज्वाइन नहीं कर सके। इस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने कहा कि जो आपने निर्णय लिया है वो निर्णय डिस्प्रोपोर्शनेट है, सही नहीं है, इनको आप सजा दीजिए लेकिन नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये दिखा रहा है कि एक तो मेडिकल लीव पर थे और कुछ फैमिली में घट गई जिसके बारे में ये सूचित नहीं कर सके या जो भी है, लेकिन आप इनको नौकरी से मत निकालिए और जो पनिशमेंट इनको देना है वो दीजिए। अब इस हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के डिसीजन को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हिम्मत कर रही है सरकार, ये किसी सिंगल बेंच का जजमेंट नहीं है, ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है और उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा, और एक सीआरपीएफ के सस्पेंशन का केस है उस पर आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। इतना बड़ा ये मामला हो रहा है जिसको आप डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा नहीं है, आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं और आप इस तरह से न्याय की अवहेलना कर रहे हैं, न्याय को जिससे दूसरे लोगों को न्याय मिलेगा उसका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें सवाल यह है, मेरा सवाल आपसे नीलेश जी, मैं आज ये सवाल हाई कोर्ट के श्रीमान जजों से पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप सरकार को कि आप न्यायालय का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और एक तरफ हाई कोर्ट में सीधा सीधा डिसीजन आ रहा है जिसमें पहले दिन जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा
कि बिना एफआईआर के हत्या और गैंगरेप के मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हो? सिंपल केस था, एक दिन का केस था। जज साहबों ने, महोदय ने इस केस को 12 महीने हो गए, अप्रैल आ गया, 12 महीने तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकी है। सरकार तो छोड़िए, सरकार तो पैसा दे रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन माननीय जजों पर लागू होता है या नहीं होता है? मेरा सवाल ये है। नहीं, सुनिए, देखिए ये मामले में सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी बहुत क्लियर है कि जजेस की भी जिम्मेदारी है कि वो मतलब एफिशिएंट और प्रॉम्प्ट एक्शन ले। नहीं तो यार कभी कभी क्या होता है, आदमी का वो ये हो जाता है ना, डिस्करेज हो जाता है, वो पिटिशनर डिस्करेज हो जाता है, गरीब आदमी डिस्करेज हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए और सीरियस मैटर में एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हमने लास्ट टाइम उसमें दिया है हमारे पिटिशन में, कि यार एक कॉमन मैन को रेप के केस में एफआईआर के लिए अगर इतना जद्दोजहद करना पड़े तो बहुत शर्म की बात है पूरे सिस्टम के लिए। आप उसके लिए क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हो? एफआईआर तो करना ही पड़ेगा आपको। और उसमें कानून में प्रावधान है, अगर सामूहिक अत्याचार का, गैंगरेप का, मर्डर का कंप्लेंट है, एफआईआर नहीं करता है तो कंसर्न पुलिस वाले को मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 2 साल की सजा का प्रावधान है 166A आईपीसी में, उसका जो बीएनएस में नया सेक्शन। तो ठीक है, अभी क्या है, 1 बाय 1 अभी एक साथ सब करने से बजाय 1 बाय 1 अभी ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने उसको लिया है। तो अभी एक उनको बोल दिया, अभी अरे इंस्ट्रक्शन लिया लेके है, क्या मैं है हमको आपको बता बताता दो। हूं, एक मिनट सुनिए। अभी लिया है ना चीफ जस्टिस साहब ने। मैं सुप्रीम कोर्ट के हाँ, आदेश के अनुकूल बात कर रहा हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। और ये कॉमन मैन की लड़ाई, अब क्या हो रहा है इस देश में, हर चीज न्यू नॉर्मल हो रहा है। जो कुछ भी चलता है, कोई बात नहीं है, चलता है। माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जब आए थे, इन्होंने खुद कहा था कि चलता है नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री बार बार भाषण में बोलते रहते हैं चलता ही नहीं चलेगा, अरे चलता ही नहीं चलेगा। अरे चलता है, चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों लास्ट जो हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग में क्या कहा गया था? 14 दिन का वक्त दिया गया था ना, 2 सप्ताह का। कहा गया 2 सप्ताह? एक्चुअली एक्चुअली 4 वीक किया है कोर्ट ने। नहीं नहीं, वो ऑर्डर में 4 वीक किया है, आपको ऑर्डर में जो था ना कोर्ट ने, अच्छा, उनको बोला आप ऑर्डर में पूरा 4 वीक इंस्ट्रक्शन कर लेके दिया। सब क्या है आपका करके 4 वीक का चल। ऑर्डर 4 वीक क्यों हाँ किया? ठीक। अब मैं यही जानना चाहता हूं। जो आधे घंटे का सवाल है, चीफ जस्टिस को मालूम है, चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया है, तो वो तो फौरन से पीछे भाई पूछो क्या रिप्लाई आ रहा है तुम्हारा। तो उसमें 4 सप्ताह का वक्त क्यों लगेगा? 12 महीने बीत चुके हैं। इसका पेनल्टी कौन भरेगा सर? कौन भरेगा? ये वक्त कोर्ट का बर्बाद नहीं हो रहा है क्या? जिम सिंपल क्लियर कट केस है। अगर फर्जी केस वो कह रहा है तो अदालत कहे कि नहीं ये फर्जी केस है, रिजेक्ट कर दे, कर दे रिजेक्ट। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, सुनिए तो फिर क्यों क्यों फिर सुनिए। तारीख पड़ रही है? हाँ, लॉ लॉ वैसा नहीं है, सुनिए। लॉ क्या है पता है क्या है? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है तो वो सही है कि झूठ है, कंप्लेंट के रजिस्ट्रेशन के स्टेज पे डिसाइड नहीं होता, कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए। अगर झूठ है, पुलिस को ये थोड़ी है कि कंप्लेंट के फेवर में ही आपको रिपोर्ट देना है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये लॉ, इतना हाँ सिंपल सवाल है। सिंपल सवाल हाँ, है, सुनिए आप सुनिए। केस लॉ बताते जा रहे हैं। पिछले दिनों आपकी हाँ हियरिंग में आप ध्यान होगा आपको कि जस्टिस भोसले जी और जस्टिस गडकरी जी आपस में बातचीत कर रहे हैं। और उसी दिन लग गया था कि आप शायद वो कह देंगे कि आपको बोला कि मिस्टर ओझा, डू नॉट कोट दी केस लॉ, वी नो केस लॉ। तो जब आप केस लॉ जानते हैं तो आपने आदेश क्यों नहीं दिया एफआईआर का? फिर पूरा देश सुनिए। देख रहा है। एफआईआर का आदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, छोटे लोगों की कोई कीमत नहीं है। देश देख रहा है, नंगी आंखों से ये देश देख रहा है। और फिर बड़ी बड़ी बातें यहां चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सरमन दिया जा रहा है ऑनरेबल जजेस के द्वारा कि आप हाउ डेयर टू कम टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात है, सरकार को आपने फटकार लगाई, ठीक बात है, लेकिन आपने जज को तो फटकार लगाइए। जो सिंपल केस समझ में नहीं आ रही है, 12 महीने हो गए और कितनी हियरिंग लेंगे आप? अगर केस लॉ आपको मालूम है, कानून मालूम है, सब कुछ मालूम है,
तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं? उस शैलेंद्र नगरकर की, उस झूठे इंसान की जो गलत एफिडेविट दे रहा है, किसकी सुन रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ठाकरे के खिलाफ केस है और अभी सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है इस बात को। मैं रोज हियरिंग देख रहा हूं सर, रोज माननीय जजों के हियरिंग देख रहा हूं, उसमें अब तो वीडियो पे आ रहा है ना, क्योंकि कैमरा आपके सामने हो रही है, लाइव टेलीकास्ट है, लाइव टेलीकास्ट। हाँ लाइव। अब वो सारे रिकॉर्डिंग्स जो आते हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि कैसे आईएएस को, कैसे आईपीएस को, किस तरह से कमिश्नर को फटकार लगा रहे हैं हमारे माननीय जजेस। लेकिन कुछ जजेस ऐसे भी हैं, उसके भी आ रहे हैं कि वो लकीर के फकीर बने हुए हैं, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, उठा दिया, नहीं 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 सुनेंगे, केस लाओ दे रहे हैं, नहीं सुनेंगे केस लाओ, ऐसा भी चल रहा है। लेकिन ज्यादातर जज जो हैं वो कानून के अंदर वो अपने परफॉर्मेंस को दे रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं जस्टिस। लेकिन हमारे मुंबई हाई कोर्ट में कुछ नहीं चल रहा है। बस एक होप अभी जगी है कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि एफआईआर तुमने क्यों नहीं किया, और उसमें 4 सप्ताह का वक्त, फिर अगला फिर तारीख पर जाएगी। अब बोलिए सर आप। मैंने आपको ये भेजा है जो एक ये भेजा है केस लॉ का लिस्ट, जरा डिस्प्ले कीजिए। मैं अभी भेज रहा हूं। उसको भी भेजा है? अच्छा, प्रवीण को ही भेजा है। हाँ, डिस्प्ले करिए प्रवीण। हाँ, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पृथ्वी सिंह 2018-16। हाँ, ये सारे केस लॉ है जहां पर सरकार के ऊपर 5 लाख 10 लाख 50 लाख ऐसा कॉस्ट बैठाया है, और वो कॉस्ट जो दोषी अधिकारी है उनके पास से वसूल करने का ऑर्डर दिया है। ये सारे केस लॉ में, तो ये सारे केस है। हाँ, तो ये जो कॉमन मैन के फायदे में, जिसको वो सब ढूंढ लेंगे इसमें। तो पहले 2 केस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा भी है। तो ऐसे बहुत प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया, किसके खिलाफ ये किया। तो देखिए क्या है, सिस्टम को थोड़ा सा जरा लाइन पे लाने में समय लगेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आएगा जरूर। तो इन लोगों के ऊपर भी इम्पोज होगा क्या? महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी फाइन इम्पोज हो सकता है? महाराष्ट्र सरकार का तो मेरे हिसाब से 200% केस बंद, इससे ज्यादा क्लियर केस तो और कुछ रह ही नहीं सकता है। 200% ना? हाँ, एकदम बहुत क्लियर केस है। सुप्रीम कोर्ट का अमित कुमार का 2025 का जजमेंट, और महाराष्ट्र पुलिस का ही सिंधु नागरगोचे का जजमेंट, तुम्हारे वो 174 सीआरपीसी के और वो मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे कचरे के डब्बे में डालो, उसके बेस पे तुम एफआईआर रजिस्टर करने से रोक नहीं सकते। क्लियर जजमेंट है। फिर भी हमारे साहब बोल रहे नहीं, हम तो 174 ही करेंगे। तो ठीक है, ये कॉम्पेंसेशन का भी केस है और कंसर्न अधिकारियों के खिलाफ हमें प्रोसिक्यूशन का केस है। मतलब उनके ऊपर भी एक 7 साल का जो भी सजा वाले वो सेक्शंस है, 166 से लेकर फिर 218 वगैरह। लेकिन और उम्र कैद के सजा वाला सेक्शन 409। जनता के पैसे पे तुम जनता के खिलाफ लड़ रहे हो, लॉ के खिलाफ लड़ रहे हो। ये एक सीरियस केस है। और ना एक केस लॉ है महावीर। मेरा जज पर भी आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मैं आज दोनों को घेर रहा हूं। आप सरकार को, हम तो सरकार को भी घेर रहे हैं, मैं जज को घेर रहा हूं कि आप उनको लूप दे रहे हैं, आप उनको समय दे रहे हैं और वो पैसे बना रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है भगवान जाने, लेकिन आप समय दे रहे हैं ना उनको। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जो लोगों को दूसरे को न्याय मिल सकता था वो न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, ये ठीक है ना, ये बात भी बिल्कुल सही। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि लोग डिस्करेज हो जाएंगे ना, फिर लोग बोलेंगे यार मतलब कोर्ट में ऐसा न्याय मिलता नहीं है तो कोर्ट में जाए क्यों हम। आपको बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अनिता कुशवाहा का जजमेंट है, उसमें बहुत क्लियर लिखा है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जल्दी और न्याय देंगे नहीं या न्याय के रास्ते बंद करेंगे लोगों को, तो एक मैटर में आप गलती करोगे उससे लाख लोग डिस्करेज होंगे।
फिर वो बोलेंगे यार कोर्ट में जाने से बेहतर है हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। शॉर्टकट ढूंढते मतलब फिर कानून हाथ में लेंगे या अनलॉफुल एक्टिविटी में जाएंगे या फिर लीडर के घर पे जाके बैठेंगे या गुंडों के घर पे जाके बैठेंगे। तो दैट विल बी द डेथ नेल इन द जस्टिस सिस्टम, ऐसा लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें हर आदमी जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी का किसका कोई बचा नहीं है उसमें। तो विषय वो आएगा अभी मेरे ख्याल से, जो भी है ना, बचने वाला कोई नहीं है इसमें। सिर्फ इतना है कि जल्दी होना चाहिए न्याय, ये सबकी अपेक्षा है। और ठीक है ना, अभी लास्ट चांस दिया है उनको 4 हफ्ते का, देखते हैं अभी क्या है। आ जाएगा या तो 15 तारीख को आएगा। आई हैव डाउट सर कि 4 हफ्ते का ऑर्डर, उस दिन तो हुआ था 2 सप्ताह का, लेकिन ऑर्डर में कुछ बाहर कुछ आती है खबर, ऑर्डर में कुछ लिखा जाता है। तो मुझे संदेह है, पता नहीं अगले महीने भी ये निकाल देंगे। उसके बाद जज ट्रांसफर हो जाएंगे, जज सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे। आलोक करादे जी भी आए थे ना, उन्होंने खोला, सुप्रीम कोर्ट आ गए आलोक करादे जी। नहीं, लेकिन आलोक आराधे जी ने ये केस में ऐसा कोई स्पेशल बेंच बनाना वगैरह ये कोई न्याय नहीं किया। उन्होंने वो जस्टिस रेवती मोती डेरे के मैटर में तुरंत में ये बना दिया 5 जज बेंच, लेकिन दिशा सलाल के केस में कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया, वो आए और बस अपना एक बार थोड़ा कहानी बताए। 7 फरवरी का मुझे याद है, 7 फरवरी को सुनवाई किया और उसके बाद फिर कभी वो कोई डेट नहीं आई। नहीं, एक बात तो मान के चलिए, जजेस को अब रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे चलेगा नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। फटकार को देखता हूं मैं, उनकी फटकार को रोज देखता हूं कि कैसे आईपीएस को, आईएएस को, पुलिस वालों को वो पूरे दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जज जो टाइम पास कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, उनको लूप दे रहे हैं, ऐसा कैसा चलेगा? ये कब तक चलेगा? नहीं, सुनिए, अभी आपको मैं बताता हूं। जस्टिस पार्टीवाला जी का डिवीजन बेंच है, केवी विश्वनाथन साहब का, उन्होंने हाईकोर्ट जज को भी नहीं बख्शा। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दिया कि इस जज को कभी भी क्रिमिनल असाइनमेंट देना नहीं। तो आप ये जो है ना, जहां डिजर्विंग केस होते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ भी ऑर्डर करता है। तो ये मत ये कीजिए, ठीक है, लेकिन डिले हो रहा है, अनरीजनेबल डिले हो गया है। अभी ठीक है, थोड़ा रुके, स्ट्रैटेजी बन रही है, हर बात बोलना अभी जरूरी नहीं है। एक दिन जितने लीगल प्रोसेस है जल्दी जल्दी हम देख लेंगे, नहीं तो एक दिन उतरना पड़ेगा रास्ते पे। जो भी हमारे है 10-20 हजार वकील और 1-2 लाख पब्लिक जो आएंगे, वो सब लेके एक बार मोर्चा लेकर आना पड़ेगा दिल्ली में। देखते जो मेरे हिसाब से हो जाएगा लीगली, नहीं मतलब होता है तो अगर न्याय में देरी होती रहेगी तो आप ये कह रहे हैं कि सड़क पर भी उतरना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। लॉ में है प्रोविजन, ठीक है, डिले हो रहा है डिफरेंट थिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केस में उतनी जरूरत पड़ेगी। हाँ, रिफॉर्म के लिए आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं, जैसे मदुरई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, उससे एक होप तो जगी है। उन्होंने जो बोल्ड डिसीजन लिया है जिस तरह से, उससे तो उम्मीद जगी है कि नहीं, जस्टिस अभी खत्म नहीं हुआ है, जजेस अभी जिंदा हैं, उनका जमीर भी जिंदा है। और हमको उम्मीद है कि दिशा के केस में अगली बार निश्चित रूप से ऑर्डर आएगा एफआईआर का, ऐसा हम लोगों का कॉन्सेंस कह रहा है। लेट अस सी। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का जज महोदय पर भी असर होगा और सरकार पर भी असर होगा। सीधा संबंध है दिशा के केस से। देखते हैं धीरे धीरे कैसे हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, विस्तार से इस केस को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं जो अभी नीलेश ओझा जी ने कहा कि अगर और विलंब हुआ तो रास्ते पर आना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि रास्ते पर आने की नौबत ना पड़े। गुजारिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट से कि आप दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।